Hello student, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे हमारे एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर में है स्टूडेंट, उनके लिए गृह विज्ञान का पेपर जो है आप लोगों का कौन सा है, थर्ड पेपर है। अभी तक आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट देखिए कौन कौन सा पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों का फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ पेपर, ये चारों पेपर का जो है मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है। आज आप लोगों का पेपर थर्ड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्या है, पार्ट 1 है स्टूडेंट। ठीक है, पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो रचनात्मकता का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। और ये पार्ट 1 है, लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आप लोगों का ब्रांच है, उसकी जो है क्लास हम आज जो है कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर का मॉडल पेपर हो गया है, और आज से आप लोगों का थर्ड पेपर का मॉडल पेपर लॉन्ग क्वेश्चन का जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि समस्या समाधान पद्धति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समस्या समाधान पद्धति से आप क्या समझते हैं। ये आप लोगों का 2022 में, 2023 में और इवन 2024 में तीनों साल ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि समस्या समाधान पद्धति क्या है या इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, समस्या समाधान पद्धति का अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए एक व्यवस्थित और तर्क संगत प्रक्रिया का पालन करना, जिसमें समस्या की पहचान, विश्लेषण, समाधानों का सुझाव, मूल्यांकन जो है शामिल होता है। ठीक है, तो समस्या समाधान का मतलब क्या होता है कि समस्या को मतलब तर्क संगत या व्यवस्थित ढंग से हम किसी भी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, वही हमारा क्या है, समस्या समाधान पद्धति है। सबसे पहले समस्या समाधान में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समस्या समाधान में समस्या को पहचानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, या कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम उसका फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर क्या है, उस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं उसके लिए जो है सुझाव लेते हैं, फिर लास्ट में जो है मूल्यांकन करते हैं कि यह समस्या जो है हल हुई कि नहीं हुई। अगर हल हुई है तो इसके फैक्ट क्या क्या थे, अगर हल नहीं हुई है तो किन कारणों से हल नहीं हुई, यही क्या है आपका मूल्यांकन में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समस्या समाधान पद्धति में कौन कौन से किसको हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम समस्या को पहचानते हैं, फिर क्या विश्लेषण करते हैं, फिर समाधानों का सुझाव और मूल्यांकन, ये सब क्या होता है, समस्या समाधान पद्धति में शामिल रहता है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं स्टूडेंट की परिभाषा क्या है। तो समस्या समाधान, ठीक है, किसी समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया जिसमें समस्या की पहचान, ठीक है, कॉमा विश्लेषण, ठीक है, फिर क्या साधनों का सुझाव, कॉमा मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन शामिल होता है, समस्या समाधान पद्धति कहलाता है। ठीक है, समस्या समाधान पद्धति की परिभाषा आप क्या दे सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया जिसमें समस्या जो है समस्या की पहचान, विश्लेषण, साधनों का सुझाव, मूल्यांकन और क्रियान्वयन शामिल होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समस्या समाधान पद्धति बोलते हैं। या दूसरी परिभाषा देख लीजिएगा कि एक व्यवस्थित तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक या रणनीति को ही क्या कहते हैं, समस्या समाधान पद्धति कहते हैं। क्या है, एक व्यवस्थित तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक होती है, रणनीति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समस्या समाधान पद्धति बोलते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो जैसे अगर आपका कोई दोस्त परेशान है तो आप उसकी समस्या को समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसके साथ बैठकर बात कर सकते हैं और फिर उसे समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना, ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हम उसको सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। ठीक है, समस्या क्या होती है, समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन हमको उसका जैसे समाधान नहीं मिल पाता और हम उस पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो समस्या सोचने से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बल्कि हम सोचने के बजाय क्या करें, उसका निदान खोजें, उस समस्या का हल खोजें, तो वो समस्या क्या है, उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है,
ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए समस्या समाधान पद्धति के चरण क्या है। तो देखिए पहला चरण क्या है, समस्या की पहचान। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि समस्या की क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि समस्या की प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, उसको पहचानते हैं। फिर क्या, सबसे पहले समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानना और समझना महत्वपूर्ण है। देखिए प्रॉब्लम को हम समझेंगे नहीं, ठीक है, पहचानेंगे नहीं, तो उसका हल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समस्या समाधान का पहला चरण पद्धति क्या है, तो समस्या की पहचान है। दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका, तो दूसरा है समस्या का विश्लेषण। समस्या का क्या है, विश्लेषण। तो विश्लेषण में हम क्या करेंगे, तो समस्या के कारणों और प्रभावों का हम विश्लेषण करेंगे, यानी किन कारणों से जो है ये समस्या आई है और उसके प्रभाव क्या क्या हमारे जीवन में पड़ सकते, उसका हम विश्लेषण करेंगे। इसमें ये भी देखेंगे कि समस्या जो है किन कारणों से खड़ी हुई है, ठीक है, प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, कि कितने प्रभावी ढंग से हम मतलब उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, तो इसका जो है विश्लेषण करते हैं। तीसरा क्या है, समाधानों का सुझाव, ठीक है, समाधानों का सुझाव। फिर इसमें क्या करेंगे, समस्या के संभावित समाधानों पर जो है विचार करना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए आपकी समस्या क्या हो सकती है, आपकी समस्या हो सकती है बहुत से बच्चों के पास जैसे बुक नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, सीरीज लेकर अपना स्टडी करेंगे। हाँ, तो ये क्या हुए एक लेकिन सीरीज से क्या होगा, उनका नॉलेज बस उतना ही तक रहेगा ना, लेकिन बुक से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज क्या होता है, बिल्ड होता है, बढ़ता है, मतलब हमारी जानकारी जो होती है बढ़ती है। तो अब वहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए उन्होंने सीरीज से पढ़ा और उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आया तो फिर वो क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या ये समस्या ही है ना। तो उसका सुझाव क्या हम दे सकते हैं कि बुक पढ़िए, ठीक है, आपके पास क्या है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से आप अपने सिलेबस को एक बार देखिए और उसके बाद क्या करिए, उससे जाकर आप अपना एक एक टॉपिक को पढ़ते रहिए। तो ये क्या हुआ, ये जो है समाधान हो गया, ठीक है। फिर क्या है आपका चौथा पॉइंट क्या है, समाधानों का मूल्यांकन, ठीक है, समाधानों का मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, संभावित समाधानों की तुलना करके सबसे उपयुक्त समाधानों का चयन करना चाहिए, ठीक है, संभावित समाधानों की तुलना करके, मतलब होता है क्या है ना कि मतलब बहुत सारे, जैसे अभी हमने क्या बताया कि एग्जाम में पास होना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, दूसरा क्या है सीरीज है, तीसरा क्या है बुक्स है, चौथा क्या है आपका नोट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों, अब यहाँ पे क्या है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो क्या है, खुद का बनाया हुआ नोट्स अच्छा होता है। लेकिन उसके उसके साथ साथ क्या है, आप यूट्यूब पर गूगल से भी आप देख सकते हैं, अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये उचित मतलब समाधान हुआ, मूल्यांकन इसका अच्छा हम कर सकते हैं। फिर क्या है, समाधान का कार्यान्वय, मैंने उसको करने के लिए, कार्यान्वय मतलब क्या, समस्या का समाधान जैसे ढूंढ लिए तो उसको ढूंढने में हमारे कौन कौन से टूल्स लग सकते हैं, तो उसको देखना। फिर क्या है, चुने, इसमें क्या लिखेंगे, चुने हुए समाधान को लागू करना। तो जैसे अब लागू करने का मतलब क्या, अब जैसे मैंने यही क्लास आप लोगों को दे दिया, लेकिन जब तक आप इस पे पढ़ेंगे नहीं, अपनी तैयारी नहीं करेंगे, तो क्या आप पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो इसको क्या है, इसको हम लागू कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक तरफा मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि क्या है आप खुद मेहनत ना करें, ठीक है। फिर क्या है, छठा क्या है, समाधान का मूल्यांकन। समाधान का मूल्यांकन में क्या है, समाधान के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है, यानी जो समस्या हुई उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, उसका क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। अब आइए देखिए हम बात करते हैं समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान आने वाली संभावित बाधाएं या चुनौतियां, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम का अगर हम सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जो है नई नई बाधाएं, नई नई चुनौतियों का हमको क्या करना है, सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान कई संभावित बाधाएं या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे संभावित समाधानों के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने में कठिनाई, ठीक है, समस्या समाधान प्रयासों के लिए समर्थन, संसाधनों की कमी, टीम के सदस्यों के बीच परस्पर विरोधी विचार, राय तथा समस्या का सामना करते समय जटिल भावनाएं या अनुभूतियां। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर हो गई है, मान लीजिए जैसे अभी हम लोग का क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी का डेट आ गया है, तो हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं।
तो उसमें क्या है, तो समस्या है जैसे गवर्नमेंट को क्या आ रही है कि मतलब सेंटर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा है, वैसे, तो ये समस्या। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अब वो रचनात्मक ढंग से सोच सकते हैं। जब बताइए, कुंभ नहाने के लिए हम इतने श्रद्धालुओं को जगह दे सकते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, वो भविष्य के भावी सदस्य हैं, भावी मतलब विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, मतलब तो उसको उसको वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन उसमें क्या, उसमें वो रचनात्मक ढंग से सोच सकते हैं, ठीक है, उनका प्रयास कर सकते हैं। संसाधनों की कमी का मतलब क्या है कि जो भी टूल्स मिले उसमें कमी हो जाए। टीम के सदस्य, जैसे अभी आप लोग जैसे अपने घर का ही रख लीजिए, तो बहुत से बच्चे को जैसे घर में होगा कि नहीं हमको पढ़ के ये बनना है, ठीक है, लेकिन माता पिता का प्रेशर होगा कि नहीं शादी कर लो, उसके बाद तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू। अब ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, मतलब सदस्यों के बीच में जो है अनबन हुई ना, कि आपके शादी के लिए वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके करियर के लिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है, कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेदार होते हैं कि माता पिता तो पैसा लगा देते हैं, लेकिन आप लोग भी एक्टिव नहीं रहते कि हमें भविष्य में करना है। जैसे मान लीजिए पीजी में क्या होता है, 40 स्टूडेंट रहते हैं, तो क्या 40 का सपना रहता है कि हमें अपने पैर पर खड़ा होना है? ऐसा नहीं रहता है ना। उसमें से क्या होता है, 40 में से बस 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने भविष्य के प्रति जो है चिंतित रहते हैं कि नहीं मुझे आगे कुछ करना है। तो वही क्या करते हैं, वही 2 या 3 स्टूडेंट जो होते हैं, नेट होते हैं, जेआरएफ होते हैं, बीएड करके टीजीटी पीजीटी का जॉब लेते हैं। लेकिन बाकी जो 38 होते हैं या 37 स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बस मैंने पास होने के लिए बस डिग्री कर लेते हैं। तो ये चीज़ें तो मतलब सही नहीं है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, इन चुनौतियों पर इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए, ठीक है, इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान खुले दिमाग, ठीक है, लचीले बने रहना आवश्यक है। यानी कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम क्या है, गर्म दिमाग से नहीं ले सकते हैं। हमेशा क्या है, मन को शांत रखना चाहिए और अपनी सोच को क्या रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, तथा अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतिम लक्ष्य मतलब इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है, अगर हम समस्या का समाधान ढूंढ लिए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस पर जो है ध्यान, और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने के लिए तैयार रहना भी आवश्यक है। तो जहाँ भी जैसे भी एडजस्टमेंट, जैसे मान लीजिए कभी कभी पारिवारिक कलह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है काम को लेकर, ये छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, तो क्या होता है, तो वहाँ पर कहा जाता है ना कि शांत रहकर विचार कीजिए, ठीक है, वहाँ पर आप अपने आप को एडजस्ट करिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, काम जो है अगर हम बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि कठोर रहेंगे या अड़ियल रहेंगे, तो वो क्या होता है, परिवार में कलह का और कारण। लेकिन जब वहीं पर हम उस परिवार की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब आइए देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में सृजनात्मकता विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बच्चों में जो सृजनात्मकता विकास होता है, सृजनात्मकता मतलब रचनात्मकता का विकास होता है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए उसमें क्या है, बालकों में सृजनात्मकता का विकास व्यक्ति तथा समाज दोनों के हित में है, ठीक है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास क्या होता है, व्यक्ति और समाज दोनों के क्या होता है, हित में होता है। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे जैसे आप ही क्या है, आप ही भावी भविष्य हो हमारे देश के, क्या आप युवा हो तो हमारे देश के क्या हो, भविष्य हो। आप पर ही देश का पूरा कारोबार क्या है, मतलब कंधों पर रखा गया है, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षक क्या करता है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ, अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हो सकता है कुछ कटुवाणी बोल देती होंगी, लेकिन कभी न कभी आप जैसे कटुवाणी पर भी, आप कटुवाणी को भी आप क्या करिए, अपना दोस्त बनाइए कि नहीं हमको ये चीज़ मतलब करना है। अगर मैम ने ये कहा कि हम नहीं कर सकते तो हमको प्रूव करके दिखाना है। जैसे अभी हमने देखा है ना कि 40 स्टूडेंट में से क्या होता है, 2 लोग नेट या जेआरएफ, लेकिन अगर ये बात जो है अगर 40 के दिमाग में चल रही हो, तो इस जो मैंने ये पॉइंट दिया 40 को, तो उसको वो गलत साबित करके दिखा सकते। इसमें से क्या होगा, 30-35 बच्चे हमारे जो है नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी या छोटा मोटा कोई भी मतलब जो है जॉब वो लेकर प्रूफ कर सकते कि नहीं मैम आप गलत हो, हम 40 ने एजुकेशन लिया तो हमने कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम हासिल किया। तो ये चीज़ें मतलब होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने क्या बताया, तो
जैसे जैसे बालक में प्रतिबोध एवं संबोध का विकास होता जाता है, वह अपने वातावरण में परिवर्तन करना चाहता है। यानी जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बड़ा होता जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। ठीक है, वो सही और गलत चीज़ों में क्या करता है, अंतर समझ पाता है। तो वो क्या करेगा, वो अपने वातावरण में जो है परिवर्तन करना शुरू कर देगा। जबकि प्रौढ़ व्यक्ति परिस्थितिनुगत यथार्थ होता है। तो प्रौढ़ व्यक्ति क्या है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, तो वो क्या करेगा, वो परिस्थिति के अनुसार ढलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो बच्चा होता है, जैसे ही बढ़ते बढ़ते जाता है, उसका नॉलेज बढ़ता है, तो वो क्या करेगा, वह जो होता है यह करने की कोशिश करता है कि परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जबकि एक प्रौढ़ व्यक्ति क्या करता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति जो होता है वो मतलब परिस्थिति के अनुसार जो है ढलने की कोशिश करता है। छोटा बालक अत्यधिक कल्पनाशील होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसकी क्या है, कल्पना शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो मतलब सपनों की दुनिया में बहुत जीता है। वह अपने खिलौनों को अलग ले जाता है और उनको दूसरे में ले जाता है। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, अपना एक मतलब अलग दुनिया बनाता है। आप देखते हैं ना कि एक रूम से क्या होता है, दूसरे रूम में वो अपने खिलौनों को ले जाता है और मतलब अलग दुनिया बनाता है। फिर क्या, घटनाओं का पुनर्गण में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उनको पहचानने में भी कठिनाई होने लगती है। जैसे कि वो जैसे लाल कलर का मान लीजिए एप्पल उसने ले लिया, ठीक है, या ग्रीन कलर का गुआवा ले लिया, येलो कलर का मान लीजिए बनाना ले लिया, और जो है ऑरेंज कलर का संतरा ले लिया। तो ये सब क्या है, वो इतना ज़्यादा मतलब व्यस्त हो कि वो खुद कंफ्यूज होता था कौन संतरा है कौन सेब है। तो वो कल्पना शक्ति की दुनिया, मान लीजिए वो इमेजिन करने लगता है कि नहीं, सेव का कलर भी क्या होता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है। ठीक है, संतरा कलर भी क्या हो सकता है, रेड कलर। अब ये क्या इमेजिन कर रहा है ना, तो उसमें खुद उसको मतलब अलग करने में फिर बाद में क्या होता है, वो परेशान हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं कि शिक्षकों को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए निम्न उपाय करें। तो शिक्षक को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं, इस पर वो क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखेगा, उसकी बात पर हम कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला क्या, समस्या के स्तरों की पहचान। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे में क्या है, समस्या है, तो उसके स्तरों को वो पहचाने। फिर क्या देखिए, इसमें क्या कहा गया, इसमें जो है स्टेनले एक विद्वान थे, उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि समस्या समाधान की योग्यता दो पदों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति के सीखने की या अधिगम पाने की बुद्धिवादी क्षमता और या बुद्धि। फिर दूसरा क्या है, दूसरा यह कि क्या उक्त व्यक्ति ने क्षमता के भीतर अधिगम का लिया है, मतलब अधिगम कर लिया है, यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि स्टेनले जो थे उन्होंने कहा कि समस्या समाधान के लिए जो है दो पदों की योग्यता होनी चाहिए। पहला तो क्या है, व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी सही, जैसे अभी आप लोगों को हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद करने की क्षमता नहीं हो, बुद्धि ना हो, तो क्या आप मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को आप एग्ज़ाम में हूबहू कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब पाने की मतलब हमेशा क्या है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं अभी आज तक अपने स्टूडेंट प्रवृत्ति को नहीं मारी हूँ। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके अंदर स्टूडेंट प्रवृत्ति जो है जिंदा रहती है। जैसे मैं आप लोगों के साथ ही साथ अपना मतलब अपना साइड से तैयारी भी करती रहती हूँ कि नहीं, मुझे मतलब अपने स्टूडेंट वाले मतलब लाइफ हमको जीनी है, निरसला, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ सबसे ज़्यादा जो होता है जीवन का बेस्ट लाइफ होता है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने आप को मतलब वो टीचर ना समझ के बल्कि एक स्टूडेंट समझ के पढ़ाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से मतलब वो बच्चों के साथ जो है घुल मिल सकता है। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा क्या है, आपका तथ्यों का अधिगम, यानी डाटा का मतलब कैसे वो सीख सकता है, यानी समस्या का हल, यहाँ पर हल नहीं होगा, हल करने में कौन कौन सी तथ्यों को सिखाया जाए कि शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी तथ्यों मतलब कोई समस्या आ गई तो उसको कैसे बच्चा हल कर सकता है, इस बात पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है तथ्यों के अधिगम को भी पहचान सके। फिर क्या है, मौलिकता का मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी। ठीक है, ओरिजिनल चीज़, जैसे हम कहते हैं ना वास्तविक में। ठीक है, मौलिकता का मतलब क्या होता है, ओरिजिन या वास्तविक में। तो शिक्षक को चाहिए कि वह तथ्यों के आधार पर मौलिकता का दर्शन कराए। ठीक है, तो शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक अगर मतलब सृजन करना है, तो जैसे मान लीजिए शिवलिंग का ही भोलेनाथ का ही अगर पूजा करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको से बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि मंदिर में जाएंगे तो मतलब वहाँ पर शिवलिंग होगा, ऐसा नहीं। उसको क्या है मतलब
चित्र के जरिए या मतलब सर्वे के जरिए दिखा कर के देखिए ये शिवलिंग है, ठीक है। यहाँ पर मतलब शिवलिंग में क्या होता है, मतलब माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय सभी का वास मतलब होता है। तो ये क्या प्रत्यक्ष रूप से हम उसको दिखाएं, तब वो क्या मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी हमने दिखाया। अब ऐसे क्या था, ओरल हम बताएंगे तो मंदिर में तो बहुत चीज़ें होती हैं। माता रानी मतलब कहीं मान लीजिए बच्चा नहीं पहचान रहा है तो हनुमान जी के तो भी वहाँ पर क्या होगा, वो खोजेगा ना कि नहीं यहाँ पर शिवलिंग कहाँ है। तो वो चीज़ें क्या ओरिजिनलिटी में मतलब वास्तविकता में बच्चों को जो है दिखाना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन देखिए क्या है, शिक्षक को चाहिए कि छात्रों का अपना मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को का विकास करे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि छात्र अपना स्वयं से मूल्यांकन करे कि वो कहाँ तक मतलब सही है और कहाँ तक गलत है। जैसे कि आप लोग हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं चीज़ों को, फिर उसको लिख कर देखते हैं तो आप मिलाते हैं। अगर आप नोट्स बनाए हो तो आप मिलाते हैं ना कि मैंने कहाँ पर शब्दों को छोड़ा और मतलब कितने घंटे में, जैसे 2 घंटे का आप लोगों का पेपर है तो मैंने कितने घंटे में 2 लॉन्ग क्वेश्चन किए। तो ये सब क्या, सब आपका खुद का मूल्यांकन है। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, मतलब टीचर को बच्चों को मतलब शुरू से स्टार्टिंग में ही मतलब इस गुण को, इस क्वालिटी को जो है डेवलप करना चाहिए। फिर क्या है जांच, छात्रों में जांच करने की कुशलता का अर्जन कराना चाहिए। जो छात्र हैं उनमें क्या वो खुद का अपना जांच कर सके कि मतलब क्या कहाँ तक वो सही है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, तो विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में क्या हो, बुलेटिन बोर्ड हो, मैगजीन हो, पुस्तकालय हो, वाद विवाद हो, खेल कूद हो, स्काउटिंग हो आदि क्रियाओं द्वारा नवीन उद्भावनाओं का विकास करना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि विद्यालय में कोई नोटिस बोर्ड होना चाहिए, मैगजीन होनी चाहिए। मैगजीन में क्या होता है, तरह तरह के चित्र वाले मतलब चीज़ें होती हैं, न्यूज होते हैं, पुस्तकालय होते हैं, ठीक है। वाद विवाद कंपटीशन कराना चाहिए, खेल कूद के जरिए पढ़ाना चाहिए, स्काउटिंग होनी चाहिए। तो इससे क्या, ये स्काउटिंग हुआ, खेल कूद हुआ, तो उससे उनका क्या फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी तो उनका हेल्थ अच्छा होगा। और खेल के द्वारा क्या बच्चे जो है नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्या हुआ, आपके 6 पॉइंट जो थे वो मतलब शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए सृजनात्मकता विकास करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, सृजनात्मकता बालकों में निहित विशिष्ट गुण है। मतलब प्रत्येक बालक में क्या होता है, कुछ न कुछ सृजन करने का, रचनात्मक करने का क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है। इस गुण का विकास किया जाना आवश्यक है। यानी इसके जो है मतलब क्रिएटिविटी को क्या करना चाहिए, विकास मतलब करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या हो मतलब हर तरह से जब वो पढ़कर बोर हो तो वो खेल खेल कर सकते, रचनात्मक चीज़ों को मतलब जान सके, ठीक है। शिक्षक को इस बात से परिचित होना चाहिए कि सृजनशील बालक स्वतंत्र निर्णय शक्ति वाले होते हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं वो अपना निर्णय क्या होता है, खुद लेते हैं, अपनी बात पर दृढ़ होते हैं। और वो अपनी बात पर क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल दृढ़ होंगे। वे जटिल समस्याओं के समाधान में रुचि लेते हैं। वे जटिल समस्याओं के समाधान में क्या है, रुचि लेते हैं। वह उच्च स्तर की प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या है, नॉर्मल बच्चों के अलावा जो होता है वह अच्छे लेवल की होती है, ठीक है। ये देखिए आपके 2 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, हम तीसरे प्रश्न पर जाते हैं। तो तीसरे प्रश्न पर जाने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से जो है देखिए वीडियो को आप लोग शेयर करना, ठीक है, शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। और क्लास कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर आप लोग बताया करें कमेंट के जरिए। और सबसे विशेष सूचना ये है कि 22 मार्च को जो है को करिकुलर BA फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए स्टूडेंट मेरी बातों को भी ध्यान दीजिए, नहीं पता चला आप लोग के दिमाग में अपनी क्लास की भी चलने लगती कि नहीं 22 मार्च को मेरा भी परीक्षा है। नहीं, ये BA वालों का परीक्षा है। 22 मार्च को क्या है, जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन के हैं, UG के हैं, UG के टोटल ऑल UG, जिसमें क्या है BA, ठीक है, BA है, BSc है, BCom है, ठीक है, और BBA है। तो ये इनकी क्लास की मैं बात कर रही, तो इनका 22 मार्च को जो है पेपर होने वाला है। तो इस चैनल पर हम आप उनको भी मॉडल पेपर 1-2 दिन में दे रहे हैं स्टूडेंट। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी भी कॉलेज में जो है को करिकुलर की क्लास नहीं चलती स्टूडेंट, और सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बता दे रही हूँ। और मेरे मॉडल पेपर से 50 में से वो 48 क्वेश्चन तक वो सही कर सकते हैं, यानी 48 नंबर वो पा सकते हैं,
ठीक है, तो आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय का योगदान पर टिप्पणी लिखिए। यानी सृजनात्मकता के विकास में, यानी कि रचनात्मकता के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, क्या योगदान होता है, उसी के बारे में क्या है, टिप्पणी लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखिए वहाँ पर क्या था, मतलब सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय का योगदान। तो देखिए सृजनात्मकता और विद्यालय क्या था, ये देखिए हमने बुक का ही ले लिया है, तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि विद्यालय में, ठीक है, विद्यालयों में सृजनात्मकता के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं तथा अवसर विद्यमान रहते हैं। तो ये बात सही है कि विद्यालय में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कि जितने की अवसर हमें अपने घर पर नहीं मिल पाते, उससे ज़्यादा क्या है, विद्यालय मिल पाते हैं। विद्यालय में सृजनात्मकता का विकास 5 पहलुओं के संगठन पर संभव होता है, और यह पहलू जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका, विद्यालय का वातावरण। तो देखिए इसके अंतर्गत अध्यापक तथा छात्र दोनों को ही कार्य करना पड़ता है। विद्यालय की स्वच्छता और उनकी सौंदर्यीकरण आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि विद्यालय का जो वातावरण होता है वो क्या है, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध है उस पर जो है डिपेंड करता है। फिर क्या, छात्रों में समूह बनाकर उनकी प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं। तो ये भी बात सही है कि अगर किसी का भी हमको क्रिएटिविटी देखना है तो जब तक हम प्रतियोगिता नहीं कराएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा। फिर क्या है, विजेता समूह तथा छात्रों को विद्यालय की सभा के समक्ष प्रशंसा देनी चाहिए, और पराजित समूह को भी क्या है, सांत्वना देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर 2 टीम अगर कंपटीशन में भाग ले रहा है तो दोनों तो विजयी नहीं होंगे, उसमें से एक विजयी होगा और एक क्या है, हारेगा। तो जो विजयी होंगे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो हारे हैं उनको जो है सांत्वना देना चाहिए, और उन्हें जो है ये भी सिखाना चाहिए कि इतने ही से क्या है, जिंदगी आपकी खत्म नहीं हो रही है, आगे और आप प्रयास करेंगे तो इससे ज़्यादा जो है आप वहाँ पे सफल हो सकते। दूसरा क्या है, अनुशासन। ठीक है, दूसरा क्या है, अनुशासन। तो संस्था का प्रतिष्ठा छात्रों और अध्यापक मंडल के अनुशासन पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। छात्रों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए जिस कि उनमें अनुशासन में रहने तथा अनुशासन में रहने देने की भावना विकसित हो सके। ठीक है, तो जो है छात्र को कैसा देना चाहिए, तो छात्रों को ऐसा अनुशासन या अवसर देना चाहिए जिसमें क्या हो, छात्र जो है अनुशासन में, मतलब डिसिप्लिन में, मैनर में रहे, और इसी भावना को जो है वो आगे भी विकसित करते रहे। फिर क्या है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अध्यापक अभिभावक संघ, काम देना, काम लेना, डांट फटकार आदि के माध्यम से अनुशासन का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। तो ये भी बात सही है। फिर क्या, छात्र संघ और छात्र दिवस, सदन प्रणाली, आचरण संहिता, समाज सेवी सामूहिक खेल और आदि के द्वारा अनुशासन का विकास जो है किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसमें यहाँ पे क्या है, छात्र दिवस आया, तो आप लोग सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो छात्र दिवस या बाल दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देखूं, आप लोगों का जीके भी टेस्ट कर रही हूँ कि कितना आप लोगों को जो है याद है। सॉरी। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है अध्यापक छात्र संबंध। ठीक है, अध्यापक छात्र संबंध क्या है, तो सृजनात्मकता का उचित विकास तभी संभव है जबकि अध्यापक तथा छात्रों के मध्य स्नेही तथा मधुर संबंध होंगे। अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण पृष्ठभूमि तथा उनकी क्षमताओं का पता लगाना चाहिए। इस कार्य के लिए प्रधानाध्यापक के साथ भी संपर्क बनाए रखना चाहिए। तो ये भी बात सही है कि जहाँ का टीचर, प्रधानाचार्य और बच्चों में अगर आपसी तालमेल नहीं है तो वहाँ का क्या है, वातावरण जो है अच्छा नहीं होगा। और वातावरण को अच्छा बनाने के लिए स्कूल का, तो अध्यापक और प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल दोनों में जो है मतलब सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है आपका अध्यापक और प्रधानाध्यापक का संबंध कैसा होना चाहिए, तो अकेला अध्यापक बालक में सृजनात्मकता की संभावनाएं उत्पन्न करने में और उनका विकास करने में तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि वह प्रधानाध्यापक का सहयोग नहीं
लेता है। तो ये भी बात सही, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रिंसिपल के आदेश के नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल का साथ बहुत ज़्यादा जरूरी किसी मतलब विद्यालय को चलाने के लिए, ठीक है। प्रधानाध्यापक को अध्यापक की सलाह से सृजनशील बालकों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे विद्यालय में जाकर वहाँ की कार्रवाई देखनी चाहिए, ठीक है। अच्छे विद्यालयों में जाकर वहाँ की कार्य प्रणाली देखनी चाहिए। अध्यापकों को सृजनशील साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी बात सही है कि जो अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, जैसे उनसे अच्छे नामी विद्यालय, तो वहाँ पर जाकर उनकी एक्टिविटी को देखना चाहिए, ताकि वह अपने यहाँ भी आकर अपने बच्चों को भी वो सारी एक्टिविटी क्या है मतलब सिखा सके, और उससे संबंधित जो भी पुस्तक, साहित्य पुस्तक है, उसको भी क्या करना चाहिए, अध्ययन में लाना चाहिए, ठीक है। 5वां पॉइंट हमारा क्या है कि विद्यालय अभिभावक संबंध, ठीक है। विद्यालय का अभिभावक के साथ कैसा संबंध है, इस पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। फिर क्या, विद्यालय बालक को शिक्षित करने का एक अभिकरण है, ठीक है। माता पिता तथा परिवार के सदस्य दूसरे अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, बालक जो विद्यालय होता है, बालक को शिक्षित करने का क्या है, एक अभिकरण होता है, और माता पिता और परिवार के जो सदस्य होते हैं वो क्या है, दूसरे अभिकरण है। इसलिए अध्यापक अभिभावक संघों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ने चला गया तो अध्यापक की जिम्मेदारी खत्म, नहीं, उसका होमवर्क, उसकी कॉपी, वो स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब कुछ पर क्या जो है अभिभावक का नज़र होना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में क्या करे, अध्यापक से जाकर मिलना चाहिए, अपने बच्चों का जो है प्रोग्रेस, वो चीज़ को जानना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी विकास होना आवश्यक है, यानी सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं, उसके साथ साथ जो भी मतलब एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, उसका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसके लिए कक्षा को समांतर रूप से विभक्त करना चाहिए, मतलब उसको बांटना चाहिए, ठीक है। विज्ञान तथा गणित के समूह और अंग्रेजी, ठीक है, विज्ञान तथा गणित के समूह और अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी के समूह बनाए जा सकते हैं। जैसे विज्ञान और गणित के जो बच्चे हैं और अंग्रेजी, इन तीनों का एक समूह बनना चाहिए, हिंदी और संस्कृत का एक समूह बनाया जाना चाहिए। फिर क्या, निरीक्षित अध्ययन द्वारा पाठ्येतर पुस्तकों का अध्ययन भी कराना चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उसका क्या है, उसका भी मतलब जो है संबंध उससे अध्ययन कराना चाहिए। फिर क्या है आपका कि बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, विद्यालय पत्रिका, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड, विद्यालय पत्रिका, कक्षा पुस्तकालय, साहित्य एवं वाद विवाद सभाएं, ये सब का भी क्या है विद्यालय में ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों का जो है सृजनशीलता जो होती है, सृजनात्मकता जो होती है, वो क्या है बढ़ती जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए, आज आप लोगों को हमने 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिए स्टूडेंट, आपका 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और अच्छी से तैयारी करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। फिर लास्ट में देखिए एक बार और बता दे रहे हैं कि आप लोगों का कौन कौन सा क्लास जो है इस पर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों का फर्स्ट पेपर, ठीक है, सेकेंड पेपर और फोर्थ पेपर, ये जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है कंप्लीट हो गया है। आज आप लोगों का थर्ड पेपर का पहला क्लास था लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन आप लोगों को जो है करा दिया। तो अगर आज आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला प्रेस करेंगे, फिर ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे, तो मेरी जितनी भी आगामी वीडियो है वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। और इसका फ़ायदा आप लोगों को 4th सेमेस्टर में मिलेगा स्टूडेंट। 4th सेमेस्टर में इस चैनल पर आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव वाइज जो है हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट, यानी 4th सेमेस्टर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और चारों पेपर का जो है मैं मॉडल पेपर यहाँ पर देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और क्लास कैसी लगी इसका जो है जरूर आप लोग बताइएगा। और जो क्वेश्चन हमने पूछा ना कि बाल दिवस जो है किस डेट को मनाई जाती है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।